आज आप सोचते होंगे कि भारत पाकिस्तान पार्टीशन के बाद सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो गया होगा, लोग अपने अपने देश में सेट हो गए होंगे। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा भयानक है। साल था 1950। जगह थी पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, और उस जमीन पर शुरू होने वाला था ऐसा खूनी खेल जिसने हजारों मासूम हिंदुओं की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस वक्त ढाका, बारिसाल, चिटगांव जैसे शहरों में एक डरावनी हवा फैलने लगी थी। लोग कहते, रात को दरवाजा अच्छे से बंद कर लो, हो सकता है मुस्लिमों की भीड़ आ जाए। बच्चे अपने माँ बाप से पूछते, क्या हमें भी घर छोड़ना पड़ेगा? और माँ बाप सिर्फ खामोश हो जाते। फरवरी की ठंडी हवाओं के बीच जो हिंदुओं के साथ हुआ उसने हर इंसान की रूह तक हिला दी। हजारों हिंदू अपने ही घरों में कैदी बन गए, और फिर वो पल आया जब उनके दरवाजे तोड़े गए, उनकी जमीनें लूटी गईं और उनकी जिंदगियां सस्ते कागज की तरह फाड़ दी गईं। ये कहानी है उसी दर्द की, उसी दहशत की, जिसे सुनकर आज भी रूह कांप उठती है। सच्चे हिंदू हो, हिंदुस्तानी हो तो वीडियो को लाइक करना, उन दरिंदों के लिए कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना, ताकि सच्चाई पूरे हिंदुस्तान को याद रहे। 1947 जब भारत का बंटवारा हुआ तो सबको लगा कि अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो जाएंगे। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के लिए यह बिल्कुल उल्टा हुआ। उनके लिए हर दिन एक नया डर लेकर आता था। बाजार जाना भी मुश्किल, बच्चों को स्कूल भेजना भी रिस्क बन चुका था, और मंदिर में पूजा करना तो जैसे जान पर खेलना हो। लोग कहते थे, अब यह जगह हमारी नहीं रही। मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी और सरकार का रवैया दोनों ही उनके खिलाफ थे। उन्हें अक्सर भारत का एजेंट कहा जाने लगा। इस इल्जाम ने उनकी जिंदगी को और असुरक्षित बना दिया। लोग अपने ही घर में कैदियों की तरह रहने लगे थे। डर इतना गहरा था कि रात को दरवाजे बंद करने से भी चैन नहीं आता था, बल्कि सन्नाटे में एक सवाल गूंजता था, पता नहीं अगला हमला कब और कहां होगा। पूर्वी पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए यह माहौल सिर्फ डर का नहीं, बल्कि एक लंबा इम्तिहान था। लोग धीरे धीरे समझ रहे थे कि उनका यहां रहना कितना खतरनाक हो चुका है। छोटी छोटी हिंसा की घटनाएं रोज की हकीकत बन चुकी थीं। कहीं किसी की दुकान लूटी, कहीं किसी के खेत जला दिए गए, कहीं किसी को बेइज्जत करके घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। ढाका, चिटगांव, बारिसाल जैसे शहर अब भरोसे का नाम नहीं रहे थे, बल्कि दहशत के प्रतीक बन चुके थे। लेकिन लोग मजबूरी में टिके हुए थे, क्योंकि यही उनकी जमीन थी, यही उनका घर था। और इसी चुप्पी और डर के बीच फरवरी 1950 की वह सुबह करीब आ रही थी, जो इतिहास में सबसे काली सुबहों में से एक साबित होने वाली थी। बारिसाल जिले का छोटा सा कस्बा था, मुलादी। बाहर से देखने में बिल्कुल शांत, खेती करने वाले लोग, छोटे छोटे दुकानदार और मासूम बच्चे। लेकिन फरवरी 1950 की एक सुबह ने इस कस्बे का नाम हमेशा के लिए खून से जोड़ दिया। उस दिन अचानक खबर फैली, भीड़ आ रही है, हिंदुओं पर हमला होने वाला है। पहले तो लोगों ने इसे अफवाह समझा, लेकिन देखते ही देखते सैकड़ों की भीड़ हथियार, लाठियां और मशालें लेकर कस्बे में घुस आई। दरवाजे तोड़े गए, लोगों को जबरदस्ती बाहर खींचा गया। बच्चों की चीखें, औरतों की दहाड़ें और घरों के गिरते दरवाजों की आवाज मिलकर ऐसा माहौल बना रही थी कि लगता था मानो पूरा कस्बा मौत की गिरफ्त में आ चुका हो। हर कोई बस यही सोच रहा था, अब हमारी बारी कब आएगी। मुलादी में उस सुबह इंसानियत की हर हद टूट गई। मुस्लिमों की भीड़ ने किसी पर रहम नहीं किया। बुजुर्गों को बेरहमी से मारा गया, महिलाओं को सरेआम अपमान झेलना पड़ा, बच्चों तक को बख्शा नहीं गया। घरों में आग लगा दी गई, दुकानें लूट ली गईं, खेत राख में बदल दिए गए। जो लोग जान बचाकर भागना चाहते थे, उन्हें बीच रास्ते रोककर मार दिया गया। सबसे खतरनाक बात यह थी कि पुलिस और अफसर सब जानते थे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की, मानो यह सब पहले से प्लान था। मुलादी उस दिन सिर्फ एक कस्बा नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा जिंदा सबूत बन गया कि जब नफरत और सत्ता मिलकर चुप हो जाए तो मासूम इंसानों की जिंदगियां कितनी सस्ती हो जाती हैं। मुलादी की आग अभी बुझी भी नहीं थी कि उसकी चिंगारी ढाका तक पहुंच गई। ढाका, जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर था, वहां यूनिवर्सिटी, सरकारी ऑफिस और बड़ी बड़ी कॉलोनियां थीं। लेकिन फरवरी 1950 के उन दिनों में यह शहर खून और डर का दूसरा नाम बन गया। अफवाहें फैलाई गईं, हिंदू पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उन्हें सबक सिखाना जरूरी है। ये बातें इतनी तेजी से फैलीं कि रातों रात भीड़ सड़कों पर उतर आई। मंदिरों पर हमले हुए, छोटे दुकानदारों को पीटा गया, और जिन घरों पर हिंदू लिखा पाया गया वहां मौत दस्तक देने लगी।
पूरे शहर में धुआं उठ रहा था और पुलिस बस खड़ी देख रही थी, जैसे ये सब उसकी ड्यूटी का हिस्सा ही ना हो। ढाका की गलियों में उस समय सबसे ज्यादा डर बच्चों और महिलाओं के चेहरों पर दिखाई दे रहा था। हजारों लोग अपने घरों से निकलकर स्टेशन और कैंपों की ओर भागने लगे। जिनके पास पैसे थे वे छिपकर नावों या ट्रेनों से भाग निकले, लेकिन जिनके पास कुछ नहीं था वे शहर की गलियों में ही फंस गए। सैकड़ों लाशें नालों और सड़कों पर पड़ी मिलीं। अखबारों ने बाद में लिखा, ढाका में इंसानियत की लाश बिछी हुई थी। इस पूरे दौर में हिंदू समुदाय को समझ आ गया था कि ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित हिंसा है। और सबसे बड़ा सवाल यह था, अगर राजधानी ढाका ही सुरक्षित नहीं है तो छोटे कस्बों और गांवों का क्या हाल होगा। ढाका की आग के बाद सबसे ज्यादा खून चिटगांव की जमीन पर बहा। चिटगांव, जो व्यापार और बंदरगाह का इलाका था, वहां हिंदुओं की बड़ी संख्या रहती थी। फरवरी 1950 की उन रातों में वहां भीड़ ने मंदिरों को आग के हवाले कर दिया, घरों को लूट लिया। छोटे गांवों में हाल और भी बदतर था। हथियारों से लैस भीड़ ने खेतों में काम कर रहे लोगों पर हमला किया। कई जगह पूरे पूरे गांव खाली कर दिए गए। लोग जंगलों या नदियों में भागकर छिपने लगे। औरतों पर हुए हमले इतने दर्दनाक थे कि कई पीड़ितों ने बाद में बयान देने से ही इनकार कर दिया। उन दिनों चिटगांव के हर गली मोहल्ले में चीखें गूंजती थीं और लोगों के मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या कोई हमें बचाने आएगा। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि पुलिस और प्रशासन खुद इस हिंसा का हिस्सा बन गए। कई जगह रिपोर्ट मिली कि पुलिस ने भीड़ को रोकने की बजाय उनका साथ दिया। जिन लोगों ने थाने में शरण लेने की कोशिश की उन्हें बाहर धकेल दिया गया। गांव के बुजुर्गों ने याद किया कि कैसे लोग नावों में भरकर भारत की ओर भाग रहे थे, लेकिन हर नाव पर आंसू और मौत का डर साथ था। उन दिनों पूर्वी पाकिस्तान के लाखों हिंदू समझ चुके थे कि यह सिर्फ दंगे नहीं हैं, यह एक सुनियोजित हिंदुओं का सफाया है। चिटगांव और ग्रामीण इलाकों से शुरू हुआ यह पलायन अब एक बड़े जनसैलाब में बदलने वाला था। जब ढाका और चिटगांव में लाशें गिरीं, मंदिर राख में बदल गए और घर उजड़ गए, तब हिंदुओं के पास एक ही रास्ता बचा, पलायन। हजारों परिवार अपने छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग और कुछ जरूरी सामान लेकर निकल पड़े। कई पैदल भारत की सीमा की ओर बढ़े, कई नावों में भरकर नदियों को पार करने लगे। रास्ता बेहद खतरनाक था। कई लोग भूख से गिर पड़े, कई बच्चे रास्ते में बीमार हो गए। लेकिन पीछे रुकने का मतलब था मौत। बंगाल की सीमा पर ऐसी तस्वीरें दिखीं कि लोग देखकर कांप उठे। लाखों का सैलाब, नंगे पांव, फटे कपड़े, चेहरों पर डर और आंखों में सिर्फ एक उम्मीद, भारत में भी हालात आसान नहीं थे। सीमावर्ती राज्यों में पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम में अचानक लाखों शरणार्थियों का आना एक बड़ा मानवीय संकट बन गया। स्कूलों, मंदिरों, यहां तक कि खुले मैदानों को शरणार्थी कैंप में बदल दिया गया। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि भोजन, पानी और दवाइयों की भारी कमी पड़ गई। बीमारियां फैलने लगीं, औरतें और बच्चे सबसे ज्यादा पीड़ित हुए। उस समय भारत सरकार ने संसद में रिपोर्ट रखी कि यह अब तक का सबसे बड़ा पलायन है और अनुमान लगाया गया कि कुछ ही हफ्तों में लाखों लोग सीमा पार कर चुके थे। ये लोग अपने घर खेत, अपनी जमीन जायदाद पीछे छोड़ आए थे और सिर्फ जिंदा बचने के लिए एक अनजान भविष्य की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे जैसे पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों का सैलाब भारत पहुंचता गया, दिल्ली में संसद का माहौल भी गरमाने लगा। विपक्षी सांसद एक एक कर खड़े हो गए और सरकार से सवाल करने लगे, कब तक हमारे सीमावर्ती इलाके इस बोझ को झेलेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत केवल मूक दर्शक बनकर देखता रहेगा? भारत सरकार ने तुरंत जांच रिपोर्ट्स मंगवाईं। समूचे पश्चिम बंगाल और असम से रोज रोज टेलीग्राम आ रहे थे, गांव भर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, हालात बेकाबू हैं। सरकार ने स्वीकार किया कि पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर अत्याचार हुआ है और भारत इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। संसद की बहस में कई नेताओं ने भावुक होकर कहा, यह केवल शरणार्थियों का संकट नहीं है, यह इंसानियत का संकट है। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी यह मुद्दा उठाने की कोशिश की। विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट्स में साफ लिखा गया कि पूर्वी पाकिस्तान से धार्मिक कारणों से मजबूर होकर लोग पलायन कर रहे हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री को बार बार यह चेतावनी दी गई कि अगर पाकिस्तान सरकार ने हालात काबू में नहीं किए तो यह संकट और गहरा जाएगा। उसी दौरान कई समितियां बनी जिन्होंने शरणार्थियों की मदद के लिए राहत कोष खोला और सीमावर्ती इलाकों में आपातकाल जैसी स्थिति में संसाधन भेजने शुरू किए। लेकिन ये कोशिशें
समुद्र में बूंद जैसी साबित हुई, क्योंकि भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। जब भारत से लगातार खबरें बाहर जाने लगीं, तो दुनिया के कुछ देशों ने इस पर प्रतिक्रिया देना शुरू किया। इंग्लैंड और अमेरिका के कुछ अखबारों ने रिपोर्ट छापी कि ईस्ट पाकिस्तान में माइनॉरिटी पर टारगेटेड हिंसा हो रही है। लेकिन सच यह था कि इंटरनेशनल लेवल पर यह मसला बहुत बड़ा नहीं बन पाया। कोल्ड वॉर का जमाना था। अमेरिका और ब्रिटेन पाकिस्तान को एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर मानते थे, इसलिए वे ज्यादा खुलकर बोलने से बचते रहे। वहीं संयुक्त राष्ट्र यूएन तक मामला पहुंचा तो वहां इसे आंतरिक मामला कहकर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। दूसरी ओर पाकिस्तान सरकार लगातार यह प्रचार करती रही कि यह सब भारत का प्रोपेगेंडा है, असल में कोई नरसंहार हुआ ही नहीं। पाकिस्तान की सरकार और वहां का मीडिया यह दिखाने में जुटा रहा कि ईस्ट पाकिस्तान में सब कुछ नॉर्मल है। वहां के कुछ अखबारों ने तो पलायन करने वाले हिंदुओं को ही दोषी ठहराया। कहा गया कि ये लोग भारत से मिले हैं और पाकिस्तान अस्थिर करना चाहते हैं। यह नैरेटिव जानबूझकर फैलाया गया ताकि दुनिया के सामने सरकार का चेहरा साफ रहे। लेकिन सच ये था कि लाखों लोग बेघर होकर भारत की सीमाओं पर पड़े थे। भारत ने कई बार आधिकारिक रूप से पाकिस्तान सरकार को नोटिस भेजा, लेकिन वहां से जवाब यही आया, ये महज दंगे थे, अब हालात कंट्रोल में हैं। असल में पाकिस्तान सरकार इस पूरे मुद्दे को दबाना चाहती थी ताकि दुनिया को पता ही न चले कि उनके देश में एक पूरी कम्युनिटी को टारगेट करके साफ किया जा रहा है। 1950 का यह नरसंहार केवल एक हिंसक घटना नहीं थी, बल्कि उस दौर के करोड़ों लोगों के लिए एक जिंदगी बदल देने वाला हादसा साबित हुआ। लाखों हिंदू अपने घर, जमीन, खेत, दुकान सब छोड़कर हमेशा के लिए भारत आ गए। यह पलायन सिर्फ बॉर्डर पार करना नहीं था, यह अपनी जड़ों से कट जाना था। बच्चे भूख से रोते रहे, बूढ़े लोग रास्ते में दम तोड़ते रहे और औरतों की आंखों में वो डर हमेशा के लिए जम गया। इस नरसंहार ने पूर्वी पाकिस्तान के हिंदुओं को यह एहसास करा दिया कि अब वे उस मिट्टी में सुरक्षित नहीं हैं जहां पीढ़ियों से रह रहे थे, और यही पलायन बाद में बांग्लादेश बनने तक लगातार चलता रहा। इतिहासकार मानते हैं कि यह नरसंहार पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। संसद में हुई डिबेट्स, भारत सरकार की रिपोर्ट्स और समकालीन अखबारों की हेडलाइंस, ये सब इस बात की गवाही देती हैं कि यह कोई आकस्मिक दंगा नहीं था, बल्कि सुनियोजित हिंसा थी। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में और भी गहरी खाई बन गई। 1971 में जब बांग्लादेश का जन्म हुआ, तब भी 1950 की घटनाओं का जिक्र हर बार सामने आता रहा। आज भी जब हम उस दौर को याद करते हैं तो साफ दिखाई देता है कि किस तरह नफरत, पॉलिटिक्स और चुप्पी मिलकर इंसानियत को कुचल देती है। यह कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है, बल्कि हमें आगाह करती है कि अगर समाज चुप रहा तो इतिहास खुद को दोहरा सकता है। यह कहानी सिर्फ इतिहास का हिस्सा ही नहीं है, यह हमारे लिए चेतावनी भी है। अगर आपको लगा कि यह सच सुनना जरूरी था, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसे जान सकें। और हाँ, ऐसे ही सच्चे और अनसुने किस्से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका एक लाइक हमें और ऐसी कहानियां लाने की ताकत देता है।